आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर उमरन सिंह यादव आज हमारे चैनल ऑनलाइन जीके बाई डॉक्टर यूएस यादव पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज हमने आज की क्लास पे जो अभी आपकी महिला पर्यवेक्षक की जो परीक्षा 28 फरवरी को होना है, जो 2024 का जो विज्ञापन है उसका पेपर होगा 28 फरवरी 2025 को होगा। तो उसके पहले यदि आप लोग पुराने जो पेपर रहते हैं उन पेपरों को यदि आप हल कर लें तो आपकी परीक्षा में काफ़ी मदद मिलती है। बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं वो पुराने पेपर से रूबरू जैसे कि तैसे उठा लेते हैं। तो आज हम आपके बीच में 2017 में जो महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम हुआ था 26 मार्च 2017 को शाम के शिफ्ट में हुआ था, उसका हल प्रश्न पत्र आपके सामने है। उससे पहले आप यदि हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे मेरे पास में 16-17 वीडियो हैं तो उनका नोटिफिकेशन आपको सीधे आपके मोबाइल पे मिल जाएगा, आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए तो उनका भी भला हो जाएगा, उन्हें भी सहयोग मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं। आपका जो पेपर है वो सबसे पहले फर्स्ट प्रश्न जो शुरू होता है वो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से होता है। तो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 क्या है कि जल में घुलनशील विटामिन है। तो कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? तो विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न है आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से कौन सी सुविधा दी जाती है? तो इसमें उपरोक्त सभी सुविधाएं दी जाती हैं। स्वास्थ्य जांच दी जाती है, प्राथमिक टीकाकरण है, पूरक पोषण आहार है। तो ऐसे सभी सुविधाएं आंगनवाड़ी के माध्यम से दिया जाता है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के किए अंग को क्षतिग्रस्त करता है। तो कौन से अंग को क्षतिग्रस्त करता है हेपेटाइटिस रोग जो है? वो यकृत, लीवर जिसे कहते हैं हम, तो लीवर को वो क्षतिग्रस्त करता है। अगला प्रश्न है प्रोटीन खालिस्तान नहीं पाया जाता, मतलब प्रोटीन किस में नहीं पाया जाता? तो पित्त रस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अगला है प्रश्न गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो ये है, इसका सही उत्तर है प्रोजेस्टेरॉन, एक हार्मोन है जो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिला को दी जाती है? तो एक टेटेनस करके एक वैक्सीन है जो ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो जाएगा। टेटेनस वैक्सीन गर्भवती महिला को दी जाती है। अगला है प्रश्न क्रमांक 7 टोकोफेराल के नाम से जाना जाने वाला विटामिन है। तो कौन सा विटामिन को टोकोफेराल के नाम से जानते हैं? तो वह है विटामिन सी को टोकोफेराल के नाम से जानते हैं। अगला 8वां प्रश्न है परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो क्या है मुख्य उद्देश्य इसका? गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण करना, ये परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है पूर्ण गर्भावस्था के दौरान महिला के वजन में वृद्धि होती है। तो कितने वृद्धि होती है? तो 12 किलोग्राम की वृद्धि होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखें, दोबारा आ सकता है। अगला है किशोरावस्था में बालिकाओं हेतु आयरन की आवश्यकता होती है। तो कितने आयरन की आवश्यकता होती है? 28 से 30 मिलीग्राम प्रतिदिन आयरन की आवश्यकता होती है। अगला 11वां क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम किसके सहयोग से चलाया गया है? तो किसके सहयोग से चलाया गया है ये? तो ये विश्व बैंक के सहयोग से चलाया गया है। अगला प्रश्न है
भारत में कुपोषण का मुख्य कारण है। क्या कारण है कुपोषण का? तो उपरोक्त सभी सही है। इस पे जनसंख्या वृद्धि भी, अज्ञानता भी, गरीबी भी, ये सभी कारण कुपोषण के मुख्य कारण हैं। अगला प्रश्न है, चेचक की टीके की खोज किसने की थी? बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। तो ये एडवर्ड जेनर ने की थी। हमने कक्षा तीसरी में भी इसे पढ़ा है और अभी भी पढ़ाया जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 14, एड्स का पूरा नाम क्या है? तो ये एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। ये एड्स का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में रहने वाले लोगों में ऊर्जा की आवश्यकता खालिस्तान होती है। तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है इनको, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से बालकों में होने वाले रोग हैं। तो कौन सा रोग होता है आयोडीन की कमी से? तो अर्धठोस आहार, ये है अर्धठोस आहार। ये एक रोग है जो बालकों को हो जाता है। अगला प्रश्न है, पोलियो का वायरस बच्चे के किस तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो बच्चे का तंत्रिका तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है ये। अगला प्रश्न है, महिलाओं की आधारी चयापचय की दर पुरुषों की तुलना में कितनी होती है? कम होती है ये। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था की पुष्टि हेतु खालिस्तान की जांच की जाती है। तो गर्भावस्था की पुष्टि हेतु मूत्र की जांच की जाती है। अपने यूरिन से गर्भावस्था की जांच हो जाती है। पूर्ण गर्भावस्था की अवधि होती है। तो ये 280 दिन, 280 दिन में पूर्ण गर्भावस्था की अवधि है। अगला है, गर्भस्थ शिशु के पूर्ण विकास के लिए गर्भवती स्त्री का भोजन खालिस्तान होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? उच्च प्रोटीन युक्त होना चाहिए, उच्च कैल्शियम युक्त होना चाहिए। तो ये उपरोक्त दोनों कारण सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक साधारण क्रियाशील गर्भवती स्त्री को कितने ग्राम अनाज की आवश्यकता प्रतिदिन होती है? तो कितने ग्राम अनाज की आवश्यकता होती है? 400 ग्राम अनाज की आवश्यकता पर डे होती है। अगला प्रश्न है, टेटेनस रोग का कारण है। क्या कारण है टेटेनस का? तो ये है क्लास्ट्रीडियम टेटनी, ये टेटेनस रोग का कारण है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो जूल, जूल से हम ऊर्जा को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, पार्नीसियस एनीमिया से बचाव हेतु गर्भावस्था में भोजन में लेना आवश्यक है। क्या लेना आवश्यक है? तो विटामिन B12, विटामिन B12 से हम पार्नीसियस एनीमिया से बच सकते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिला को कैल्शियम की आवश्यकता की पूर्ति हेतु क्या लेना चाहिए? तो क्या लेना चाहिए? इसमें उपरोक्त सभी चीज़ है। देखिए, दूध तथा दूध से बने पदार्थ, बंद गोभी लेना चाहिए, अंडा लेना चाहिए। तो ये सारी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीलिया मनुष्य के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है पीलिया। यकृत मीन्स लीवर को बहुत डैमेज करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 1955 को प्रारंभ किया गया था ये। अगला प्रश्न है, परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। क्या है? जनसंख्या नियंत्रण। सबसे मुख्य उद्देश्य है जनसंख्या को नियंत्रण करना। अगला प्रश्न है, कुपोषण का अर्थ होता है। तो क्या होता है? उपरोक्त दोनों, अति पोषण और अल्प पोषण, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। इसलिए उपरोक्त दोनों में जो तीसरे नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को कहते हैं। क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे इम्यूनिटी पावर कहते हैं। अगला प्रश्न है,
मीजल्स का टीका बालक को कब लगता है? तो ये मीजल्स का टीका 9 महीने के बाद में लगता है। अगला प्रश्न है आपका अंधेपन को दूर करने हेतु भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो ये 1970 में प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न आपका जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है? तो ये शैशव अवस्था कहलाती है, ये जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक। अगला प्रश्न है स्कूल मध्यांतर भोजन कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार द्वारा किस सन में की गई थी? तो ये 1961 में की गई थी। अगला प्रश्न है ICMR के अनुसार गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 300 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है? तो लोहा, आयरन, जिसे कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व है आयरन। अगला है किस बीमारी का टीका अभी तक नहीं बना है? एड्स का टीका अभी तक नहीं बना है। अगला है ट्यूबरक्यूलिन किस रोग में प्रभावकारी है? तो ये तपेदिक रोग में प्रभावकारी है। अगला है जन्म से 4 माह तक के बच्चे का क्या आहार होना चाहिए? तो क्या कौन सा आहार होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही उसका आहार होना चाहिए। अगला प्रश्न है टीबी की प्राथमिक रोकथाम की जा सकती है? BCG का वैक्सीन लगा करके टीबी की रोकथाम की जा सकती है। अगला प्रश्न है बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम की शुरुआत समाज कल्याण विभाग द्वारा किस वर्ष की गई थी? कब की गई थी? 1970 में की गई थी ये। अगला प्रश्न है पोलियो को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसे पोलियोमाइलिटिस, इसे पोलियो को चिकित्सा भाषा में पोलियोमाइलिटिस कहा जाता है। अगला है टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो आंतें, हमारे पेट की जो आंतें हैं वो ज़्यादा प्रभावित होती हैं टाइफाइड से। अगला प्रश्न है BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो क्षय रोग या तपेदिक रोग से बचाव के लिए BCG का टीका लगता है। अगला है शरीर का तापक्रम या बुखार बढ़ने पर चयापचय की दर बढ़ती है ना? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इस पे। अगला प्रश्न है 2.5 माह की आयु में शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो कौन सा लगाया जाता है? DPT का दूसरा टीका, द्वितीय टीका, है ना, 2.5 माह की आयु में। अगला है खसरा रोग किस आयु वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित करता है? 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को खसरा रोग प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है धात्री माता के भोजन में कौन से पोषक तत्व की अधिकता होनी चाहिए? तो इसमें कैल्शियम और प्रोटीन की अधिकता होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बालकों को विटामिन ए की खुराक दी जाती है किसके लिए? आँखों की सुरक्षा के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है। अगला प्रश्न है प्रोटीन की उत्पत्ति प्रोटियास शब्द से हुई है। प्रोटियास खालिस्तान भाषा का शब्द है, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है खालिस्तान समेकित बाल विकास परियोजना ICDS के हितग्राही हैं? तो ये सभी के हितग्राही हैं, गर्भवती माताएं के, धात्री माताएं के, स्कूल पूर्व छात्र के, तो सभी के हितग्राही हैं। फिर है किसी व्यक्ति की क्रियाशीलता बढ़ने पर प्रोटीन की मात्रा क्या होती है?
स्थिर रहती है ना, ना घटती है ना बढ़ती है, बट वो स्थिर रहती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 54 नंबर का, पल्स पोलियो अभियान का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था? तो ये दिसंबर 1995 को प्रारंभ हुआ था। अगला है, व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य में हुई? तो किस राज्य में हुई? तो उड़ीसा राज्य में हुई है। अब अगला प्रश्न आपके आ जाते हैं जनरल नॉलेज एंड लॉजिक एबिलिटी के। तो हम यहाँ से लॉजिक एबिलिटी के तो प्रश्न हल नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगा उनको हल करने में। हम 5-5, 10-10 प्रश्न के अलग वीडियो बना देंगे उसके लिए, जिसमें से वाइट बोर्ड चालू करके। तो हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो ये तो लॉजिक वाला प्रश्न है तो इसे स्किप कर देते हैं। ये भी लॉजिक का प्रश्न है, ये देखते हैं अपन। अट्टा विस्टा था, क्या था ये अट्टा विस्टा? एक सर्च इंजन था ये अट्टा विस्टा, है ना। अगला है, एथेनॉल का अधिक सेवन किस अंग को खराब करता है? कौन से अंग को खराब करता है? यकृत को। एथेनॉल यकृत मतलब लीवर को खराब कर देता है। अब ये देखिए कंप्यूटर का प्रश्न है ये, MS एक्सेस में नया डाटाबेस खोलने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो Ctrl+N की बटन से नया डाटाबेस चालू हो जाता है। ये आपका लॉजिक वाला प्रश्न है, ये भी है तो इसे आप स्किप करते हैं। ये सब लॉजिकल वाले प्रश्न हैं, लेकिन आपको इन सबको तैयार करना है। आप अपनी पढ़ाई पे इनको स्किप मत कर देना, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। यहाँ तो हम समय बचाने के लिए ही इनको स्किप कर रहे हैं। अगला ये प्रश्न है, ये भी कंप्यूटर का है। कस्टम एनिमेशन टास्क पेन से मोशन पेन का इफ़ेक्ट देखने के लिए आपको क्या करना होगा? तो शो इफ़ेक्ट बटन को क्लिक करना होगा ना। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों में कम से कम कितने व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने चाहिए? तो लगभग एक उनसे संबंधित होने चाहिए। ये भी लॉजिक वाला है। अब ये देखते हैं अगला 14 नंबर का, एक प्रोटीन हार्मोन है, कौन सा है? थायरोट्रोपिक, ये प्रोटीन हार्मोन है। ये भी लॉजिक वाला प्रश्न है। तो यहाँ देखते हैं कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है? कौन से अनुच्छेद के? 300A अनुच्छेद सही हो जाएगा। अगला है, सर्वप्रथम अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले अध्यक्ष कुंवर सिंह बने हुए थे। अगला प्रश्न है, ये भी लॉजिक वाला है और ये भी लॉजिक का है तो इन्हें हम स्किप करते हैं और एक प्रश्न देखते हैं। अनैतिक देह व्यापार या रोकथाम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1956 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, लैक्टियल्स संबंधित होती है, किससे होती है? दुग्ध अवशोषण से संबंधित होती है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र योजना निम्न में से कौन से वर्ष तक भारत को खुले में शौच मुक्त बनाने का लक्ष्य है? तो 2019 तक ये था, रखा गया था इसका लक्ष्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन, सैनिटरी मार्ट्स योजना का लॉन्च किसने किया था? तो किसने किया था सैनिटरी मार्ट्स योजना का? राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम ने सैनिटरी मार्ट्स योजना को लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है, जैविक कोशिका में सर्वत्र ऊर्जा वाहक कौन सा है? तो ATP है इसका ऊर्जा वाहक, है ना। अगला प्रश्न है, जब आप वर्ड के दस्तावेज में एक्सेल फाइल को डालते हैं तो डेटा खालिस्तान होता है।
तो डेटा कैसे होता है? एक शब्द तालिका में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ कौन से वर्ष से हुआ था? तो कब से हुआ था? ये 1999 से हुआ था। अगला प्रश्न है, कायाकल्प योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये स्वच्छता से संबंधित है कायाकल्प योजना। अगला प्रश्न है, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक ही बार में कितने अधिनियमों में संशोधन लाया गया? 4 अधिनियमों में संशोधन लाया गया। ये भी आपका लॉजिक वाला प्रश्न है, ये भी लॉजिक वाला है। अब ये देखते हैं हम, आहार में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये रिकेटस रोग है। देखिए पिछले 3 पेपरों में ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो ऐसे कई प्रश्न रिपीट होते हैं, इसलिए हमें पुराने पेपर को हल कर लेना चाहिए। अगला ये भी लॉजिक वाला है। अब ये प्रश्न देखते हैं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 निम्न में से किन व्यक्तियों पर लागू होता है? तो किन व्यक्तियों पर लागू होता है? ये बौद्धों पर लागू होता है, बुद्धिस्ट लोगों पर, है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी श्रेणी किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार बच्चों की भेदता में वर्णित नहीं की गई? तो किस में नहीं की गई है? विधि के संस्पर्श में रहने वाले बालकों पर। ये सही हो जाएगा। अगला है, बच्चों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 के पूर्व कौन सा एकमात्र राज्य के पास बाल दुर्व्यवहार पर एक विशिष्ट विधि था? किसके पास था? कौन से राज्य पर? तो गोवा पर था ये। अगला प्रश्न है, सती रोकथाम अधिनियम 1987 कौन से राज्य के सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो राजस्थान सरकार द्वारा इसे अधिनियमित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मॉड्यूलन और डीमोड्यूलेशन के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये मॉडेम द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, ये भी लॉजिक वाला प्रश्न है, इसे हम लॉजिक वाले प्रश्नों को स्किप कर दे रहे हैं। अगला ये है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 संबंधी निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? इस अधिनियम में बालक का अर्थ है 16 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति, तो ये सही नहीं है। अगला है प्रश्न आपका सामने, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोप अधिनियम 2013 संबंधी निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ये उपरोक्त दोनों सही नहीं है। कौन कौन से हैं ये? यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर सहित पूरे भारत में लागू है। दूसरा, यह आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने का निर्देश देता। तो ये दोनों सही नहीं हैं, है ना। ऐसे प्रश्नों में थोड़ा सा समझदारी रखना, नहीं तो आप चौथे नंबर का लगा दोगे कि इनमें से कोई नहीं। ये भी आंशिक रूप से सही है, पर देखिए उपरोक्त दोनों सही नहीं है, तो तीसरे नंबर का ऑप्शन सही, पहली प्राथमिकता से ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो थोड़ा ये ऐसे प्रश्नों को समझदारी से आप समझने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, ये भी लॉजिक वाला प्रश्न है, तो इसे हम स्किप कर देते हैं। अगला है, राष्ट्रीय बाल कोष के प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे? कौन होंगे भाई? महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का आरंभ कौन से वर्ष में हुआ था? तो कौन से वर्ष में हुआ था? ये 2008 में हुआ था। अगला प्रश्न है, ये भी लॉजिक वाला प्रश्न है, तो हम ये देखते हैं, राष्ट्रीय
रुर्बन मिशन के अंतर्गत कितने वांछित घटक की सिफारिश की गई थी? तो 14 वांछित घटक की सिफारिश की गई थी। अगला है उल्ब घेरती है। क्या घेरती है ये उल्ब? भ्रूण को घेरती है ना। अगला है अंश की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है। अच्छा, तो ये तो लॉजिक वाला प्रश्न है, इसको हल करना पड़ेगा, तो इसे स्किप कर देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सेलुलर टेलीफोनी की बुनियादी सेवा इकाई क्या है? तो क्या है? सेल इसकी बुनियादी इकाई है। अगला है फॉर्मेटिंग टूलबार में सबसे छोटी और सबसे बड़ी फॉन्ट साइज क्या होती है? तो 8, सबसे छोटी 8 और सबसे बड़ी 72 होती है। ये कंप्यूटर का प्रश्न है, थोड़ा यदि आप कंप्यूटर चलाएंगे तो आपको बनने लगेगा। ये लॉजिक वाला प्रश्न है, इसे अपन स्किप करते हैं। ये भी लॉजिक वाले प्रश्न दिए हुए हैं इधर। तो ये अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा इकलौता राज्य पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम में नहीं आता है? तो ये गोवा राज्य नहीं आता है। अगला है कौन सा विटामिन में जिससे धातु आयन उपस्थित होता है? तो कौन से विटामिन में होता है? तो विटामिन B12 में होता है। अगला है स्तनधारी का भ्रूण सीधे घिरा हुआ है। क्या सही है? अम्नियोटिक गुहा से, है ना। अब अगला चैप्टर है अपना, तो मैनेजरियल स्किल से संबंधित प्रश्न है ये। तो हम ये स्किल वाले प्रश्न देखते हैं। अब इसका पहला प्रश्न है, खालिस्तान समाज में सामाजिक दृष्टि से परिभाषित पद स्थिति को कहते हैं? क्या कहते हैं? हैसियत या स्टेटस? हैसियत कहते हैं इसे। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा सामाजिक समूह है? तो सबसे छोटा सामाजिक समूह परिवार होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस अध्यापन सहायता के लिए कहानी की आवश्यकता होती है? तो कठपुतली अध्यापन के लिए कहानी की आवश्यकता होती है। कागज की एक अकेली मुद्रित सीट जिसमें जानकारी होती है क्या कहलाती है? ये इश्तिहार कहलाती है। तो इश्तिहार सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेता या नेतृत्वकर्ता का गुण होता है? तो सभी गुण हैं, उपरोक्त सभी सही है। प्रभाव, सहयोग, मार्गदर्शन करना, ये सभी सही हैं। पोस्टर खालिस्तान का एक रूप है, तो दृश्य सहायक उपकरण है पोस्टर, है ना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शहरों के बढ़ने का कारण नहीं है? तो क्या कारण नहीं है? लोगों का स्वच्छतावादी दृष्टिकोण, ये शहरों को बढ़ने का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, विस्तार शिक्षा क्या है? तो विद्यालय से बाहर की शिक्षा को विस्तार शिक्षा कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना ने देश की आर्थिक वृद्धि में बढ़ोतरी की थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना ने की थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना ने ये आर्थिक बढ़ोतरी पर बल दिया था। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या शहरी समुदाय की विशेषता नहीं है? तो आमने सामने का संबंध है, ये नहीं है। अगला है, समूह चर्चा खालिस्तान के माध्यम से लोगों के व्यवहार को बदलती है। तो कैसे बदलती है? अंतरक्रिया, ये बदलती है। अगला है, इनमें से कौन एक युवा सेवा योजना नहीं है? तो ICDS, ये युवा सहयोग योजना नहीं है। अगला प्रश्न है, अध्यापक द्वारा अनुदेशात्मक सहायक सामग्रियों का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? अवधारणा स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रभावशाली कार्यक्रम के लिए खालिस्तान आवश्यक है? तो सभी आवश्यक है, नियोजन है, नियंत्रण है, मूल्यांकन है, तो इसमें सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समस्त अनुसंधान का आरंभ खालिस्तान के साथ होना चाहिए। तो किसके साथ होना चाहिए? परिकल्पना के साथ में होना चाहिए।
अगला प्रश्न है, संचारकर्ता श्रोता वर्ग को जो सूचना देता है वह क्या कहलाता है? संदेश कहलाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान परिपूर्णता का प्रकटीकरण है, यह खालिस्तान ने कहा था। किसने कहा था? ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। अगला है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन की रचना, यह किसने कहा था? ये अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है। अगला प्रश्न है, संचार खालिस्तान की कला है। किसकी कला है? लोगों के साथ अंतर क्रिया करने की कला को संचार कहते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे एक प्राप्त स्थिति की श्रेणी में रखा जाएगा? किसे रखा जाएगा? वैवाहिक स्थिति को रखा जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खालिस्तान का उदाहरण है। किसका है? अंतरक्रियात्मक इंटरैक्टिव माध्यम इसका उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सराहना खालिस्तान का एक रूप है। तो ये सराहना प्रेरणा का एक रूप है, तो प्रेरणा सही हो जाएगा यहाँ। भारतीय नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, भारतीय नीति आयोग का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के सदस्य कौन हैं? कौन है ये नीति आयोग के सदस्य? सभी है यहाँ, प्रतिष्ठित लोकप्रिय व्यक्ति, प्रशासक, तकनीकी विशेषज्ञ, ये सभी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृति का वाहन कौन है? तो भाषा, भाषा को संस्कृति का वाहन माना जाता है। अगला है, विस्तार शिक्षा का मूल खालिस्तान में है। किस में है? विस्तार शिक्षा का मूल ब्रिटेन में है। खालिस्तान में अध्यापन की नियत पाठ्यचर्या होती है। तो क्या होती है? औपचारिक शिक्षा होती है। अगला प्रश्न है, समूह की निगरानी करना क्या है? तो समूहों को नियंत्रित करना समूह की निगरानी कहलाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, खालिस्तान के माध्यम से अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता संभव है। तो क्या है संभव है? प्रदर्शन विधि संभव है। अगला है, 1 अप्रैल 1956 को कौन सी पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी? तो 1 अप्रैल 1956 को दूसरी पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी। देखिए, पंचवर्षीय योजना से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसी पेपर में 2 हो गए पंचवर्षीय योजना से, और हो सकता है आगे भी आ जाए। अगला है, रिकॉर्डर एक खालिस्तान है। क्या है रिकॉर्डर? ये है इलेक्ट्रॉनिक सहायक उपकरण है ना। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र के जनक कौन थे? तो ये काम्पटे, काम्पटे का पूरा नाम है अगस्त काम्पटे। अगस्त काम्पटे समाजशास्त्र के जनक हैं। अगला प्रश्न है, जोसेफ स्टालिन ने कौन सी पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित की थी? तो ये पहली पंचवर्षीय योजना जोसेफ स्टालिन ने कार्यान्वित की थी। तो अगला, अब देखिए, स्किल से संबंधित कुछ गद्यांश हमारे सामने आए हुए हैं, और इन गद्यांशों को पढ़ करके इनसे संबंधित प्रश्नों को अपने को हल करना है। तो ये गद्यांश आपके सामने हैं, आप चाहे तो इसे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हम इनके प्रश्नों को बस जल्दी जल्दी हल करेंगे। एक पहला प्रश्न क्या है, प्रधानमंत्री ने इनमें से किस क्षेत्र के विकास की घोषणा की थी? तो किस क्षेत्र के? ग्रामीण क्षेत्र के विकास की घोषणा की थी। तो ये भी पुराना वाला गद्यांश है, तो इसका अपन प्रश्न देख लेते हैं कि कितने प्रकार की सुविधाओं की घोषणा की गई थी? तो 4 प्रकार की सुविधा की। तो ये गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, तो ये सारे प्रश्न इससे बन जाएंगे। अगला है, भौतिक कनेक्टिविटी किसके रूप में होगी? तो उपयुक्त सभी। देखिए, सड़क, परिवहन, विद्युत कनेक्टिविटी, ये तीनों ऑप्शन ये सही हैं, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। तो ये भी देखिए पुराने गद्यांश है। इसका प्रश्न हम देखते हैं, किसानों को किसका सर्वोत्तम मूल्य मिलेगा? तो किसका मिलेगा? अपनी उपज का सर्वोत्तम मूल्य मिलेगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं,
इसी में से राष्ट्र का विकास कैसे होगा, तो कैसे होगा राष्ट्र का विकास? आर्थिक कनेक्टिविटी के जरिए राष्ट्र का विकास होगा। तो फिर देखते हैं हम, गद्यांश वही वाला है। अब इसमें उसका दूसरा प्रश्न है, विश्वविद्यालयों को किस पर विचार करना चाहिए? तो सभी पर करना, कृषि पर करना चाहिए, जल प्रबंधन पर, खाद्य उत्पादन पर, सब पर विचार करना चाहिए। अगला देखते हैं, ये दूसरा नया गद्यांश है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और फिर आप पढ़ते रहिएगा। और अपन इसके प्रश्नों पर जाते हैं। एनएलएम साक्षरता को खालिस्तान के कौशल के रूप में परिभाषित करता है। तो किस कौशल के रूप में? सभी कौशल के रूप में, पढ़ना, लेखन, अंकगणित, सभी कौशल के रूप में। ये भी वही गद्यांश है। इसका प्रश्न देखते हैं, कार्यात्मक साक्षरता से खालिस्तान हासिल होता है। तो क्या होता है? जीवन की गुणवत्ता हासिल होती है। अगला गद्यांश देखते हैं और इसका हम प्रश्न का उत्तर देखेंगे कि भारत के संविधान की आधारभूत विशेषता खालिस्तान को और गहरा करना है। तो किसको करना है? सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को और गहरा करना है। तो अगला गद्यांश है, गद्यांश तो वही है, उसका नया प्रश्न देखते हैं हम। एनएलएम के प्रतिभागियों को खालिस्तान के बारे में जानने सीखने को प्रोत्साहित किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? उपर्युक्त सभी के लिए, परिवार नियोजन के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, विज्ञान की प्रासंगिकता के लिए, सभी के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, गद्यांश है इसका, ये भी वही पुराने गद्यांश है। तो इसका प्रश्न देखते हैं हम। जागरूकता खालिस्तान का एक महत्वपूर्ण घटक है। किसका है? अधिगम का या सीखने का महत्वपूर्ण घटक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम उसी गद्यांश का। शिक्षा प्रणाली खालिस्तान का समेकन करती है। तो प्रयुक्त सभी का, अध्यापन का, शोध का, विस्तार का, सभी का समेकन करती है। तो अगला प्रश्न है, एड्स का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा वेश्यावृत्ति से एड्स फैलता है। ये कौन सा चलने लगा? एजुकेशन का, चाइल्ड केयर एजुकेशन से संबंधित आ गई। अब यहाँ से प्रश्न स्किल का ख़त्म हो गया है ना। तो ये देखते हैं हम इसका दूसरा प्रश्न, मानसिक रूप से निरुद्ध बालकों की बुद्धि लब्धि खालिस्तान से कम होती है। ये 85 से कम होती है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास का प्रमुख तत्व क्या है? तो वातावरण है सामाजिक विकास का प्रमुख तत्व। प्रथम बार विकसित दांत कौन सा होता है? तो दूध के दांत होते हैं पहली बार विकसित। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विशेष शिक्षा का उद्देश्य है? तो उपरोक्त सभी है। समायोजन में सहायता, योग्यता का अधिकतम विकास, आर्थिक स्वतंत्रता, तो ये सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, नवजात की नाड़ी गति कितनी होनी चाहिए? तो 125 प्रति मिनट। एक औसत दूध से खालिस्तान कैलोरी प्राप्त होता है। तो 18 से 20 कैलोरी प्राप्त होता है। अगला है, निम्न में से कौन मानव विकास का क्षेत्र है? कौन सा है? शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, ये सभी मानव विकास के क्षेत्र हैं। अगला है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम NACP किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1987 में शुरू किया गया था। अगला है, ब्रेल लिपि किससे संबंधित है? अंधे बालकों से संबंधित है। ये प्रश्न भी बार बार रिपीट हो रहा है ना। अगला है, शैशवावस्था के बालक को क्या कहते हैं? तो उसे नवजात शिशु कहते हैं। अगला है, यूनिसेफ द्वारा बेसहारा बच्चों के लिए कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1992 से 93 में प्रारंभ हुआ था। अगला है, शाला पूर्व शिक्षा किससे संबंधित है? तो ये अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मॉन्टेसरी विधि किससे संबंधित है? तो ये मानसिक निरुद्ध बालक की शिक्षा है, मॉन्टेसरी विधि।
अगला 15वां प्रश्न है, गर्भस्थ शिशु विकास का सही क्रम क्या है? तो क्या है ये? डिम्ब अवस्था, फिर पिंड अवस्था। ये सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा गुण सृजनात्मकता से संबंधित है? तो सोच, थिंकिंग, ये सृजनात्मकता से संबंधित है। अगला है, निम्न में से कौन विशिष्ट शिक्षा में सम्मिलित है? तो कौन है विशिष्ट शिक्षा में? सभी है। विशिष्ट शिक्षाविद, विशिष्ट पाठ्य सामग्री, विशिष्ट क्रियाविधि, ये सभी सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सीखने का नियम नहीं है? तो मेंडल का जो नियम है वो सीखने का नहीं है। अगला प्रश्न है, बाल एवं महिला हेतु अत्यंत विस्तृत योजना कौन सी है? तो कौन सी? समेकित बाल विकास सेवा योजना, ये सही हो जाएगा। अगला है, शारीरिक अक्षमता से युक्त विभिन्न प्रकार के बालक खालिस्तान होते हैं। उपरोक्त सभी है, अंधे बालक है, कम सुनने वाले बालक है, अपंग बालक है, तो ये सब स्पेशल एजुकेटर के अंतर्गत में ये आते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा मानव दांत का प्रमुख भाग है? तो डेंटिन, ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरलॉक के अनुसार मानव विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 8 अवस्थाएं होती हैं। अगला है, वंशानुक्रम का मुख्य वाहक क्या होता है? तो जीन्स जो है वंशानुक्रम का मुख्य वाहक है। अगला है, नाकों का संबंध किस रोग से है? तो एड्स रोग से है नाकों का संबंध। अगला है, प्रत्यक्षीकरण, आपूर्तिकरण, अंतरण किसकी विशेषताएं हैं? तो ये संज्ञानात्मक की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भाषा विकास की अवस्था नहीं है? तो ये समाजीकरण भाषा विकास की अवस्था नहीं है। एलिसा एक प्रकार का क्या है? ये है एड्स टेस्ट, एड्स का टेस्ट है ये एलिसा। अगला है, भाषा विकास की आखिरी अवस्था क्या है? क्या है? वाक्य निर्माण। भाषा विकास की आखिरी अवस्था वाक्य निर्माण है। अगला प्रश्न है, किन बालकों को विशिष्ट बालक कहा जाता है? तो जैसे देखिए, प्रतिभावान बालक है, शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक है, मानसिक रूप से निरुद्ध बालक है, तो ये सभी विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। कम सुनने वाले बालकों के लिए उपयोग की गई शिक्षण विधि कौन सी है? तो उपरोक्त सभी है। देखो, हस्त विधि है, चिन्ह भाषा विधि है, श्रवण यंत्र विधि, सभी विधि उपयोग में लाई जाती हैं। अगला है, रोना किससे संबंधित है? तो ये भाषा से संबंधित है रोना। अगला प्रश्न है, पालन घर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो किस वर्ष में हुई थी? तो 1977 में हुई थी ये। अगला है, विकास में परिवर्तन होते हैं, तो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं विकास में। अगला है, सृजनात्मक विकास हेतु आवश्यक तत्व होता है। सभी संवेदन, चिंतन, तार्किकता, ये सभी होते हैं। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र किससे संबंधित होते हैं? तो ये है आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण से संबंधित है। अगला है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो सभी है, स्वस्थ वातावरण, सौंदर्य बोध है, बौद्धिक जिज्ञासा, सभी सही हैं इस पे। अगला है, नवजात शिशु के चेहरे तथा सिर की गोलाई में कितना अनुपात होता है? तो 1:8। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है 2 बार। अगला है, निम्न में से कौन विशिष्ट बालक का वर्गीकरण नहीं है? तो बाल कल्याण योजनाएं, ये नहीं है। अगला है, निम्न में से WHO की कौन सी गतिविधियां हैं? तो उपरोक्त सभी गतिविधियां हैं। पर्यावरणीय स्वास्थ्य है, मानव शक्ति का विकास है, विशिष्ट रोगों का निरोध नियंत्रण है, तो सभी सही है इस पे। अगला है, पूर्वशाला बालकों की सीखने की क्षमता आधारित है, तो क्या है? व्यक्तिगत आधारित रचना, ये सही हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ है ये? नई दिल्ली में है, स्थित है ये।
अगला है सीखने का तात्पर्य क्या होता है। क्या होता है ये? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। देखिए ये प्रश्न भी बार बार रिपीट हो रहा है। अगला है संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। तो उपरोक्त सभी कारण सही है। इसमें विकास के लिए संरक्षण चाहिए, संवेगात्मक परिपक्वता के लिए, समायोजन के लिए चाहिए, तो उपरोक्त सभी सही है इसमें। अगला है बाल अधिकारों की रक्षा किससे संबंधित होती है। तो ये ICPS से संबंधित होती है। अगला है बालकों के संवेग किस प्रकार के होते हैं। तो ये असंतुलित होते हैं बालकों के संवेग। तो ये रहा आपका आखिरी प्रश्न था ये। और यहाँ पर आपका आज मेरे ख्याल से ये कब का है, 26 तारीख का शाम के शिफ्ट का ये पेपर है, जो कि 26 मार्च 2017 को ये पेपर हुआ था। तो इस तरह से आप सभी पुराने पेपरों को हल कर लीजिए, तो मेरे अनुमान से आपकी 60% तो तैयारी हो ही जाएगी। बस हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हो सके तो अपने पास में जितने ग्रुप हैं तो अपने उस ग्रुप में भी आप शेयर करें और लाइक करें, तो हमें थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलेगा उससे, जिससे यदि हमें और मोटिवेशन मिला तो हम आपके लिए और अच्छे अच्छे नए नए वीडियो लेकर के आएंगे। तो आज की क्लास में बस यहीं तक रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू।